गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मेरे पहले के दोनों शेड्यूलिंग के वीडियोस में मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि शेड्यूलिंग क्या होता है, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर शेड्यूलिंग का क्या महत्व है। और सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि शेड्यूलिंग मर्चेंडाइजेस के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और एक टीएनए कैलेंडर क्या होता है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है, ये टीएनए कैलेंडर से ही रिलेटेड है कि टीएनए कैलेंडर कितना महत्वपूर्ण होता है और उसको बनाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। इसके अंदर मेरा टीएनए आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, टाइम एंड एक्शन कैलेंडर। टाइम एंड एक्शन कैलेंडर हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना हम जब तक किसी का टाइम को हम किसी एक्शन से बांधेंगे नहीं तो हमारा एमलेस कार्य होगा, और हम जब उस कार्य का कोई उद्देश्य ही नहीं रखेंगे तो वो कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। तो जब टीएनए कैलेंडर जो है उसको हम जब बनाते हैं तो हमें उसे बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता, कि कोई भी फैक्ट्री कितना एक बार में उत्पादन कर सकती है, उसी के आधार पर उसके अंदर टीएनए कैलेंडर बनाया जाता है। फिर हमें किस तरह का माल मिला है, उसमें कितना कॉम्प्लिकेशंस हैं, आसानी से बनने वाला है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तो उसका शैली का प्रकार, कौन से देश के लिए हम बना रहे हैं, उनके कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, उन्हें किस समय चाहिए, उन फेस्टिवल्स के आधार पर उनकी संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाता है। छुट्टियों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि छुट्टियों के दिन को हम उसमें नहीं जोड़ते हैं। शिपमेंट की जानकारी कि कौन कौन सी शिप पर कब कब चढ़ाया जाएगा, कैसे चढ़ाया जाएगा, उसके लिए हमें कौन कौन से पेपर्स की ज़रूरत होगी। फिर हमारे खुद के देश के त्यौहार, कि कब हमें सामान समय पे मिल सकेगा नहीं मिल सकेगा। हमारे यहाँ तो त्योहारों की छुट्टी तो नहीं है। हमें रसद की सुविधाएं, कहाँ से हमें सामान कच्चा मिल रहा है, ये सब इसको हमें देखना पड़ता है। फिर हमें खरीदार ने हमें कितना एक्स्ट्रा समय थोड़ा सा दिया है, उसका हम देखते हैं कि खरीदार के समय को भी हम उसके अंदर नोट करते हैं। फिर है शैली की जटिलता, कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शैली हमारी किस तरह की है, उस शैली को भी देखना है कि ज़्यादा मुश्किल कार्य तो नहीं मांगती है। फिर है फैब्रिक्स और ट्रिम कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे। ट्रिम का मतलब क्या होता है कि कोई भी गारमेंट जब हम सिलते हैं तब उस गारमेंट को सिलते समय उसमें चेन, जो भी सिलाई के अलावा जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे चेन लगा है, बटन्स लगे हैं, या फिर उसके ऊपर कोई कढ़ाई की गई है, लेस लगी है, या कोई लेबल लगा है, ये सब ट्रिम कहलाता है। तो ये जब कपड़ा और ट्रिम जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके अलावा हमारे कौन कौन से विभाग हैं, उनको क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, हमारे देश की राजनीतिक स्थिति क्या है, मतलब अगर राजनीति में नेता बदल रहे हैं हमारे, तो वो अपने अपने पॉलिसीज़ को चेंज कर देते हैं। कोई टैक्स को ज़्यादा बढ़ा देता है, कोई टैक्स को कम कर देता है, कहीं पे कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी चेंज हो जाती है, उन पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हमारे कि खरीदार जब हमारे इसको ख़रीदता है तो उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोई ऐसा होता है कि जो आसानी से ले लेता, ज़्यादा परेशान नहीं करता, कोई ऐसे होते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ में आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं। फिर हमारे को कस्टम क्लियरेंस आदि में कितना समय लगता है, हम अपनी लदान के लिए जो तारीख लगाई हुई है उसमें कोई कटौती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो भी कार्य हैं उनकी जो सूची है उनको हम उसमें लगा के रखते हैं कि प्रत्येक कार्य किस तरीके से कब कौन से समय पे किया जाएगा। कटाई में कितना समय लगेगा, सिलाई में, धुलाई में, उसकी परिसज्जा में कितना समय लगेगा। फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि कच्चा माल जो है वो आने से लेकर आगे आगे प्रोसीजर में खिसकने में कितना समय लगता है। फिर है कि शिपमेंट की तारीख कितनी हमारी है, कब हम उसको हमें चढ़ाना है, ये सब इसके अंदर लिखे जाते हैं। आमतौर पर टीएनए में ये निर्भर नहीं होता कि कपड़ा कैसा है,
कपड़ा चाहे वुलन हो, चाहे होजरी का हो, चाहे कॉटन का हो, इससे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इस पे हमारा प्रभाव पड़ता है कि हमारे पास कितनी लेबर है, कितना हमारे पास मशीन की क्षमता है, या हमारा उत्पादन क्षमता कितनी है, या हमारी मशीनों की क्वालिटी कैसी है, वो किस तरह का प्रोडक्ट निकालती है। इन सब चीज़ों को हमें उसमें ध्यान रखना होता है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट डेट होती है कि कब हमने काम को शुरू किया और कब हमें उसको ख़त्म करना है। एक ये उदाहरण दिया गया है, आगे टेबल बनी हुई है जिसके अंदर दिया हुआ है कि आपको एक, मान लीजिए कोई ऑर्डर मिला है जिसमें 100% सूती कपड़े से बनी हुई प्लेन कलर की 1000 शर्ट्स बनानी है जिसमें कढ़ाई हुई हुई है। तो उनके ऊपर उसके लिए ये, और जिसकी डिलीवरी डेट दे रखी है उन्होंने 1 फरवरी 2013। तो इसके आधार पर आपको एक TNA बनाना है। तो इसके अंदर हम छुट्टियों की डेट्स, छुट्टियों का दिन को भी महत्व देंगे, और जैसे मैंने ऊपर जो आपको बताया था, ये सारी चीज़ों को हम इसमें इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये एक TNA कैलेंडर उस शर्ट का बना हुआ है। ये देखिए, इसमें सारी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी होगी कि जैसे सामान ख़रीदा है, फिर उसको सामान कौन सी तारीख को ख़रीदा है, फिर उसके बाद हम उसको फिर कब कब उसको आगे बढ़ाते जाएंगे हर कदम को। मतलब सामान ख़रीदा, फिर हमने उसको लोड किया, फिर अपलोड, फिर उसको वापस से अनलोड किया, फिर उसके बाद हम उसकी ये एक एक डेट को हम उसमें देते जाएंगे। ये देखिए आप, सारी इसके अंदर एक के बाद एक डेट्स दी गई हैं। फिर हमने उसको नमूना बनाया, फिर नमूने को दिया। तो इस तरीके से हम उसकी सारी डेट्स को हम देते जाते हैं। अब है कि नेक्स्ट जो है, ये उसी के आगे कंटिन्यूशन में है कि सारा करते करते लास्ट में एक्स जो हमने फैक्ट्री से इसको निकाला है वो डेट इसके अंदर डाल दी गई है कि कब इसको हम लास्ट में हम उसको भेजेंगे। कई बार क्या होता है कि एक के साथ 2-3 ऑर्डर साथ साथ चलते हैं, तो उतने जितने ऑर्डर साथ चलेंगे हमारे उतने ही TNA बनेंगे। हर एक आदेश के लिए एक TNA बनाया जाता है। जैसे कि आपको ऊपर शर्ट का जैसे कि आपको एक शर्ट के लिए बताया था, ऐसे ही दूसरा जो है वो है कि नेक्स्ट जो मान लीजिए एक स्कर्ट का टॉप वो चल रहा है, तो फिर उसका TNA अलग बनेगा। हर प्रोडक्ट के लिए TNA उसकी, ये देखिए जो मान लीजिए दूसरा TNA है, ये भी ये दूसरे प्रोडक्ट के लिए है। तो इस तरीके से टाइम टेबल, जैसे हमारे, मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ने आते हैं, तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपको जो आपने जैसे ग्रुप कॉम्बिनेशंस लिए हैं, तो हर कॉम्बिनेशन का अपना TNA है। आपका GPM हिस्ट्री और मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, तो आपका एक TNA बना हुआ है। साइंस वालों का अपना TNA है, कॉमर्स वालों का अपना TNA है। इसी तरीके से उत्पादन के समय भी, मर्चेंडाइजिंग के समय भी अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ चलती हैं तो उन सब के अलग अलग TNA बनते हैं। अब है कि जब हम TNA बना तो लिया है, लेकिन उस TNA को हम कार्यान्वित करते हैं और उस पर नज़र रखते हैं कि वो समय पर चल रहा है या नहीं। ट्रैकिंग करते रहना पड़ता है। अगर मान लीजिए हमने बना लिया लेकिन उसके आधार पर काम नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें नुकसान होता है, हमारा कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। इसके लिए जब जैसे ही TNA बनता है तो उसके लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी सारी एक्टिविटी बताकर उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, ताकि वो उसके लिए जिम्मेदारी निभाए और उस कार्य पर ट्रैकिंग रखे कि वो जिस तारीख को जो काम दिया गया है उसी तारीख पर वो काम ख़त्म हो रहा है। और एक जो प्रबंधक होता है उसका प्रिंट लेकर अपने, जैसे हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल के पास भी पूरे टाइम टेबल होते हैं, तो ये सारे एक प्रबंधक भी अपने टेबल पे रखता है। उसके ऊपर एक एक हर TNA के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति भी रखा जाता है जो कि उस पर ट्रैकिंग रखता है, और इसके अंदर सारी तिथियों को एक साथ भरते चले जाते हैं और उस पर नज़र रखते हैं कि वह काम समय पर पूरा होता रहे। यदि कोई कार्य नियत तिथि पर पूर्ण नहीं हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस कार्य को छोड़कर आगे की दूसरी प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं, या फिर उस प्रक्रिया को दूसरी आगे की प्रक्रियाओं को हम छोटा कर देते हैं ताकि वह काम
समय पर हो सके। कई बार कोई नई योजना भी उस टीएनए में ऐड कर सकते हैं, करनी पड़ती है, इसलिए लचीला होना चाहिए। ये जो टीएनए है इसको नियमित अंतराल पर चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि निर्धारण का क्या महत्व है, अब है टीएनए का क्या महत्व, कि ये पूर्व उत्पादन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करता है। पहले से ही हम सुव्यवस्थित कर देते हैं कि हमें कौन कौन सी क्रियाओं को आगे करते जाना है। हमें इससे अपनी आगे की प्रक्रियाएं आसानी से समझ में आ जाती है कि स्टेप बाय स्टेप हमें आगे क्या करना है। हमें समय सीमा भी मालूम होती है कि हमें अब आगे की कौन सी समय सीमा पर कौन सी एक्टिविटी ख़त्म कर देनी है, ऑर्डर कब भेजना है, कौन सा आदेश विलंब में चल रहा है या कौन सी क्रिया जल्दी हो रही है, हमें इसकी भी जानकारी मिलती है। इससे हमें पता रहता है कि कौन सा सामान हमारा ख़त्म हो गया है, कौन सा सामान वापस नया लाना है, उन सब की भी हमें इससे जानकारी मिलती है। हम कह सकते हैं कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, इसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इससे जुड़े होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे विज्ञापन से हो, चाहे मर्चेंडाइजिंग से हो, चाहे खरीदार हो। हर किसी के लिए काम समय पर होना ज़रूरी होता है। अगर थोड़ी भी देरी होती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर देरी होती है तो हो सकता है हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो हमें सस्ते दामों पर उसको देना पड़ जाए, या हो सकता है कैंसिल हो जाए तो हमें अपने ही एरिया में उसको सस्ते में बेचना पड़े, या हो सकता है वो कहे कि आपने शिप से अब मत भेजिए, आप इसको एयर से भेजिए, तो हमको उसका भी खर्चा देना पड़े। तो इसलिए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर कार्य समय पर हो, और अगर वो जल्दी भी होता है तो भी हमको नुकसान है, क्योंकि वो तब तक उसको नहीं लेगा, क्योंकि उसको गोदाम वगैरह की वो प्रबंध करना पड़ता है। अगर कोई भी टीएनए के अनुसार उत्पादन कार्य हो रहा है, उसकी डिलीवरी समय पर हो रही है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर नुकसान में नहीं रह सकता, उसको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब कार्य समय पे होगा तो उसकी डिलीवरी समय पर होगी, उसको लोगों के बीच में एक अच्छी उसकी धाक बन जाती, साख बन जाती है कि वो एक समय पर काम करता है, समय पर सब चीज़ें देता है, जो उसको ऑर्डर दिया जाता है उसके आधार पर वो कार्य अपना करता रहता है। तो इस तरीके से उसकी हर उसका टीएनए जो है वो प्रत्येक गतिविधि की जटिलता को समझता है, एक दूसरे की प्रक्रियाओं को एक देखता है कि वो एक दूसरे पर निर्भर हैं या स्वतंत्र हैं, उनके आधार पर टीएनए अपना काम करता है। टीएनए के आधार पर अगर वो लोग कार्य करते हैं तो समय सीमा पर अपना शिपमेंट करते हैं। शिपमेंट मीन्स शिप पर सामान चढ़ाना। इससे उनकी ग्राहक सेवा सुधरती है, उनका मुनाफा बढ़ता है और वो अपने कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको शेड्यूलिंग बिल्कुल समझ में आ गया होगा।